चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, इस बार का वोट विश्वास पे, अगली बार का वोट अगर मैं काम करके दिखाऊंगा तो तब देना, नहीं तो मुझे भी लात मार के बाहर निकालना। थैंक यू। इस बार अपने इस बेटे को भी मौका दे के देखें। मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि आपका विधायक आपकी आवाज़ होती है, आपका विधायक आपकी सोच है कि किस बंदे पर भरोसा करके आप उसको असेंबली में भेजते हैं कि वो आपके जो मुद्दे हैं उनको असेंबली में जाके हाईलाइट करेगा। आपसे पहले मैं इस इलाके का रहने वाला हूं जनाब। आपसे पहले वाले उम्मीदवार ने भी यही कहा होगा लोगों से, यही बातें की होंगी कि मैं आवाज़ हूं, मैं आपके बीच हूं, मैं जब असेंबली में जाऊंगा आपकी बात करूंगा, जब आपकी परेशानी होगी, और उसके बाद तो फ़ोन तक उठाना बंद कर देते हैं लोगों को। बीच का होगा कि इलेक्शन जीतते ही बाहर एक क्वार्टर ले लेंगे, मकान बाहर सिटी में ले लेंगे, उसके बाद जो मिलने के लिए आएगा एक घर के अंदर कुत्ता होगा गेट के बाहर, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, परमिशन चाहिए, अपॉइंटमेंट ली है विधायक जी से मिलने की कि नहीं ली, ऐसे सवाल होंगे लोगों के आगे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो सोचो ना, आज 34 साल का हूँ, 5 साल बाद जनता में कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। विधानसभा इलेक्शन का बिगुल जैसे ही बजा उसके बाद राजनीति गर्म हो चुकी है, और ख़ास करके जो रिज़र्व सीटें हैं वहाँ पर राजनीति काफ़ी तेज़ हुई है। आपने देखा होगा कि अखबारों ने ये लिखा है कि SC और ST आरक्षित सीटें जो हैं वहाँ से जीतने वाले कैंडिडेट किंग नहीं किंग मेकर हैं, वो ये फैसला करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। तो आज मैं रामगढ़ में हूँ। रामगढ़ में अपनी पार्टी के जो MLA कैंडिडेट हैं एडवोकेट साहिल भारती, उनसे जान लेते हैं कि साहिल भारती के क्या प्रोग्राम हैं, इन दिनों किन मुद्दों पर लोगों के साथ चर्चा हो रही है, और फ्यूचर में अपनी पार्टी के प्लान क्या हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल, सबसे पहले ये कि अपनी पार्टी में जाना और अपनी पार्टी की राजनीति जम्मू में, क्योंकि कश्मीर बेस्ड पार्टी है, ये लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज तक अपने पाँव या PDP नहीं जमा पाई जम्मू के अंदर, और अपनी पार्टी को आप लेकर के आए हैं, ये क्या प्लान है आपका? देखिए, 8 मार्च 2020 को जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन हुआ, अगर मैं उस बात से अपनी बात शुरू करूं तो जब हमारी पार्टी का गठन हुआ उस समय हमारी रियासत हमसे छीन ली गई थी। हमारा स्पेशल स्टेटस 370 जो था वो हमसे छीन लिया गया था, और हमारे जम्मू कश्मीर में उस समय ये माहौल था कि हर कोई एक डर के माहौल में रह रहा था कि पता नहीं आने वाली जो राजनीति होगी वो क्या होगी, जो आने वाला टाइम होगा वो कैसा होगा। बाहर के लोग हमारी नौकरियों पे आंख रख रहे थे, बाहर के लोग यहाँ ज़मीनें लेने की बात कर रहे थे। पॉलिटिकली तो और भी चीज़ें थी, जैसे जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी वो 6 साल की थी, बाकी कंट्री में 5 साल की थी। हमारा स्टेट फ्लैग अलग था, नेशनल फ्लैग अलग था, वो सब चीज़ें अलग थी। बट एक आम इंसान को मेरे जहन के अनुसार 370 के 2 फ़ायदे थे कि हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए रिजर्व थी, और हमारी ज़मीन जो थी वो हमारे लोगों के लिए प्रिजर्व थी। और हर साइड उस समय एक डर का माहौल था। उस समय हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब, वो और लाइक माइंडेड जो 24-25 MLA थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने ये बात की कि जनाब जम्मू कश्मीर में तो अब ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या किया जाए। उस समय जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन किया गया, और मैं इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कि वो सभी इकट्ठे होकर गृह मंत्री से मिले। उन्होंने वहाँ जाकर ये दबाव बनाया कि अगर आप जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो आप लोग, आपने जब राजनीति में पाँव रखा, ये प्लान पहले से था कि मैंने रामगढ़ से इलेक्शन लड़नी है, या समाज सेवा करने के लिए आए थे कि ठीक है एक राजनीतिक पार्टी में जाना है, क्योंकि आप वकील हैं और वकालत का पीछा अच्छा चल रहा था? देखिए, प्रोफेशनली मैं एक एडवोकेट हूँ। पिछले तकरीबन 12-13 साल से मैं अपने प्रोफेशन में चल रहा था। अपने लेवल पर जितनी समाज सेवा बीइंग इन माय प्रोफेशन मैं कर सकता था मैंने की। बट जब मैं उस दौर में भी था तो मुझे ये फील होता था कि हर चीज़ का एक दायरा होता है। वो एक दायरा छोटा था, एक छोटे लेवल पे मैं अपने इलाके की, अपने लोगों की सेवा कर पा रहा था। तो मैं उस समय भी इस चीज़ को फील करता था कि अगर हमने समाज को अपलिफ्ट करना है, अगर हमने एरिया को अपलिफ्ट करना है तो हमें अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए, उसके लिए हमें वो दायरा चाहिए जिस दायरे में कोई बंदिश ना हो, हम आउट ऑफ द वे जाकर भी अपने लोगों की मदद कर सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जब मैं अपनी पार्टी से जुड़ा, अपनी पार्टी का एक मेन एजेंडा यही था कि हम सच की सियासत करेंगे। जब मैं पहली बार जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब से मिला तो इन माय फर्स्ट मीटिंग उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि बेटा, अगर लंबी सियासत करनी है
तो अपने लोगों को वो चांद तारे कभी मत दिखाना जो आप उनके लिए पूरे ना कर सको। एक बार आपको सफलता मिल जाएगी, पर झूठे वादे करोगे तो वो सफलता कभी नहीं मिलेगी। और हमारी पार्टी ये दावा करती है कि जो बात हम कश्मीर में करते हैं वही बात हम जम्मू में करते हैं, जो बात हम जम्मू में करते हैं वही बात हम कश्मीर में करते हैं। झूठ की सियासत ना की है और ना झूठ की सियासत करेंगे। हमारी पार्टी कहती है कि हम सच की सियासत पे चलें। झूठ की सियासत कौन करता है? बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, वो कश्मीर में कुछ और बात करती हैं, जम्मू में आके कुछ और बात करती हैं। कश्मीर में जाके कश्मीर बेस्ड जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, जम्मू में आकर हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है। जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाके कुछ और बात की जाती है। यही झूठ की सियासत है। लेकिन इलेक्शन में जो बातें आप कहेंगे, मान लीजिए कि अगर आप जीतते हैं तो क्या वो सब बातें कर पाएंगे? आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? कल ही जारी हुआ है, आप बता रहे हैं। देखिए, अगर मैं मैनिफेस्टो की बात करूं तो जब 2020 में हमारी पार्टी का गठन हुआ, अभी कल ही हमारा मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज हुआ। एक लंबा मैनिफेस्टो पार्टी की तरफ से तैयार होके आया। आज आप देखिए, हर पार्टी कह रही है कि हम सत्ता में आते ही बिजली के लेवल पे ये करेंगे, पेंशन के लेवल पे ये करेंगे। मैं 2020 की बात करना चाहूँगा। हमारी पार्टी राइट फ्रॉम डे वन ये कह रही है कि अगर बिजली जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हैं जहां पर बिजली पानी से तैयार की जाती है, सस्ती बिजली तैयार होती है, और पूरे देश में 75% बिजली अगर हम भेज रहे हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर के निवासियों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है? राइट फ्रॉम डे वन हम ये कह रहे हैं कि हम 500 यूनिट बिजली जो है वो पीक सीजन जम्मू में हो या पीक सीजन कश्मीर में हो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसके अलावा 500 से ऊपर आप जितना यूज करोगे आपको उसका किराया देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 500 यूनिट सफिशिएंट हैं एक हाउस होल्ड के लिए, अपने महीने का गुजारा करने के लिए, कॉमन परिवार के लिए। हमारा मैनिफेस्टो ये कहता है कि ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन जो आज महज 1000 रुपया है, उसमें भी आप देखिए हमारे बुजुर्गों को आज साल से 2-2 साल से पेंशन नहीं मिली है। जनाब, अपने बर्थ पर्टिकुलर्स लेके आओ। किसी को कहते हैं जी आपका बेटा फौज में भर्ती हो गया है, आपको पेंशन नहीं मिल सकती है। अलग अलग क्राइटेरिया में उनकी पेंशन बंद की है। और जनाब, आज 1000 रुपये में एक बुजुर्ग अपना महीना कैसे निकालेगा? 500 रुपया तो डॉक्टर ही फीस ले लेता है, तो दवाई कैसे लेंगे? हम कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हम हर उस पेंशन को 1000 से बढ़ा के 5000 करेंगे। लोग ये हमारा मैनिफेस्टो ये कहता है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत आपने सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन सिलेंडर की कीमत आज इतनी है कि हमारे जो आम परिवार हैं उस सिलेंडर को भराने में नाकाम हो रहे हैं। हम हर उस उज्ज्वला स्कीम के तहत जो सिलेंडर होल्डर हैं उनको एक साल में 4 सिलेंडर जो हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसले हैं, अगर आप मुझे समय दें। हम चाहते हैं हमारी स्टेट वापस आए, हम चाहते हैं हमारे युवाओं को यहाँ पर लोकल इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट सेक्टर में एडजस्ट किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारी सड़कों को अच्छे से रिपेयर किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन का स्तर, हमारा हेल्थ सेक्टर का स्तर, और ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो आगामी चुनाव में निकली हुई है। हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है और हमारा मैनिफेस्टो आज सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं जिन चीज़ों को लेकर हम जनता में निकले हैं। एक धारणा बनी हुई है कि अपनी पार्टी जो है ये बीजेपी की बी टीम है। ये बड़ी देर से चल रहा है, आज पहली बार नहीं है। जब ये पार्टी बनी थी तब से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। और बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ये कहा कि किसी और को वोट नहीं डालना तो अपनी पार्टी को डाल दो। तो इससे क्या जाहिर होता है? देखिए, जम्मू कश्मीर का एक इतिहास रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई पार्टी बनी है उसको किसी ना किसी की बी टीम कही गई है। आज हर पार्टी अपनी बैक हिस्ट्री को लेकर वोट मांगती है। हम तो अपने लोगों के लिए उस समय जाकर दिल्ली में मिले जब हमने अपनी जनता से लिया कुछ नहीं था। हम उस समय जाकर गृह मंत्री से मिले कि हमारी लैंड्स, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए प्रिजर्व रखो, जब तो हमने जनता से लिया कुछ नहीं था। यहाँ जो भी नई पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में बनी है, किसी ना किसी ने उसको दूसरे की बी पार्टी कहा है, क्योंकि उस पर एक नुक्ताचीनी करनी है, उंगली उठाने की बात है। रही बात रविंद्र रैना जी की, आप अपनी पार्टी के किसी लीडर से ये कोई बयान निकलवा दें कि हमने बीजेपी को कहा हो कि हमें सपोर्ट करें। उनके लिए एक मजबूरी थी, वो चाहते थे कि ना हम ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेंगे ना हम पीडीपी को वोट करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने कैडर को कहा होगा कि हमें वोट दे दें। रामगढ़ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है और एक टारगेट क्या है कि मुझे ये करना है, अगर मैं जीतता हूँ, जीतने के बाद सबसे पहला काम ये करना है मुझे? देखिए, अगर मैं रामगढ़ की बात करूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, ना मेरे खून में सियासत है, ना कभी सोचा था कि सियासत करनी है। दिस इज़ जस्ट अ सर्कल ऑफ लाइफ, जिस वजह से आज मैं जनता की सेवा के लिए निकला हूँ। जब हम शुरुआती दौर में अपने इलाके में निकले तो देखने को मिला कि 78 साल की आज़ादी के बाद भी हम लोग वहीं बैठे हैं जहां हम आज से 78 साल पहले बैठे थे।
हमारे गांव के मसले, हमारे इलाके के मसले, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसले, आप किसी भी गांव में चले जाएं, वी आर टिल डेट वी आर स्टक टू द बेसिक। गली नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं मिल रही है, खंबे नहीं मिल रहे हैं, ट्रांसफार्मर जल जाए, हफ्ता हफ्ता ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है, किसी से सिफारिश कराओ कि मुझे ट्रांसफार्मर चाहिए। हमारे मुद्दे आज भी गली, नाली, खंबा, ट्रांसफार्मर, बिजली, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आप मुझे ये बताइए, अगर दुनिया चांद तक पहुंच रही है और हम 78 साल की आज़ादी के बाद भी अपने एरिया में देख रहे हैं कि हम यही बेसिक चीज़ों पे अटके हुए हैं, तो हम कैसे इस चीज़ को मान लें कि हमारा इलाका ग्रो करेगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रो करेगी। मैं चाहता हूँ कि वो दिन आए, मैं अपने इलाके को साबित करके दिखाऊं कि अगर कोई करने की क्षमता रखे, अगर कोई करने का जज्बा रखे, तो वो इलाके के लिए क्या क्या कर सकता है। जनाब, आप एजुकेशन सेक्टर देखो, आप हेल्थ सेक्टर देखो, आज कोलैप्स कर गया है। गांव गांव में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चों को 4 गांव क्रॉस करके 5वें गांव में जाके पढ़ना पड़ रहा है। हेल्थ सेक्टर में देखिए, कोई नई रेवोल्यूशन देखने को नहीं मिल रही है। तो आज शायद वो वक्त आ गया है कि हमें ये बेसिक्स से निकलना पड़ेगा। आज हमारा युवा देखिए कितना बेरोजगार है, ना उनको गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब्स मिल रही हैं, ना उनको प्राइवेट सेक्टर में कोई एडजस्ट कर पा रहे हैं। कहते हैं जी 2-2.5 लाख आज भी जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंट पोस्ट हैं वो पड़ी हुई हैं, वो कब एडजस्ट की जाएंगी? पहली बात तो कोई नोटिफिकेशन निकलती नहीं है, अगर नोटिफिकेशन निकल जाए तो वो कैंसिल किया। लेकिन साहिल भाई, ये सारी चीज़ें इलेक्शन से पहले हर नेता कहता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन करेंगे कैसे, होगा क्या, वो फार्मूला क्या है आपके पास? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोग तो आज निकले हैं। मैं आपको एक सच्ची दिल की बात बताऊं, जब हम तकरीबन 3 साल पहले निकले ना, तो कईयों ने हमारा मजाक उड़ाया, कईयों ने हमें नॉन सीरियसली लिया कि यार अभी तो चुनाव है ही नहीं, आप क्यों निकले हो। कईयों ने ये कहा कि अभी 2022 तक चुनाव नहीं है, कईयों ने कहा 2024 तक नहीं है, कईयों ने कहा 2026 तक ही नहीं है, आप अपना प्रोफेशन क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा अपनी टीम को, जिस टीम ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के ये जज्बा लिया, ये ठान लिया कि हम अपने इलाके के लिए निकलेंगे। आज के वक्त में तो हर एक बंदा उनके पास वोट मांगने जाएगा, लेकिन हम उस समय उनके दुख सुख में शामिल हुए, हम उस वक्त उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए जब उनकी सुध लेने वाला हमारे एरिया में कोई नहीं था। एक पर्सनल सवाल है, ये जो फ़ोटो आपका यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपने अभी बताया कि 2-3 साल पहले का ही फ़ोटो है, कुछ ही साल में बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद होने लगी है। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, पर ये सच है कि जो 3 साल पहले की लुक थी और आज की लुक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खुद को समय नहीं दे पाता हूँ, अपने परिवार को समय नहीं दे पाता हूँ, अपनी तरफ कम देख रहा हूँ, अपनी जनता की तरफ, अपने बुजुर्गों की तरफ, अपने किसानों की तरफ, अपने युवाओं की तरफ मेरी ज़्यादा कोशिश है कि मैं उनके टच में रहूँ। अपने लिए तो हर कोई करता है जनाब, अगर मैं किसी एक चेहरे पे भी एक दिन में मुस्कान ला सकूँ तो मैं खुश नसीब समझूंगा कि ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया कि मैं किसी एक चेहरे पे मुस्कान। कितना टाइम दे रहे हैं जनता को इलेक्शन के टाइम में, कितना टाइम लोगों को दे पा रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं? मैं अगर आपको सच बताऊं तो शुरू से ही सिर्फ एक रात है जिस समय किसी के घर जाना भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, उस समय मैं जनता में नहीं गया हूँगा। अदरवाइज सुबह 8-9 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक आप किसी भी मेरे साथी से पूछ लीजिए, या मेरे इलाके में किसी से भी पूछ लीजिए कि मैं उनको घर पे नहीं मिलाऊंगा। राइट फ्रॉम डे 1, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल नाइट। आज रात को भी मैं 12-12:30 बजे तक बाहर था। चलो, दीज आर नॉट द मैटर्स टू बी डिस्कस्ड। जनता के लिए करना चाहता हूँ, दिल में एक सोच है, उमंग है, युवा सोच लेकर चला हूँ कि मैं अपने किसानों को, अपने युवा भाइयों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को थोड़ा सा भी मैं अगर सुकून दे पाऊँ, थोड़ी सी भी खुशी दे पाऊँ। मेरे युवा आज मुझे जब दिखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का लगता है। बेरोज़गारी ने उनको घेरा हुआ है, बेरोज़गारी की वजह से नशा हमारे इलाके में बढ़ रहा है। हर गांव से, हर एक परिवार से बच्चा आज विदेश जाने की आड़ में लगा हुआ है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड है, हमारे पास है, ये जब तक इंटरनेट है ये अपलोड रहेगा। जो चीज़ें आज आप कह रहे हैं, जो कमिटमेंट आप रामगढ़ की जनता के साथ करने जा रहे हैं या जो आपने आज की है, अगर कल ये चीज़ें नहीं हुई तो जनता पूछेगी, दोबारा सवाल पूछेगी, और हम भी आपसे सवाल पूछने के लिए शायद आए। जब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया ना, उन्होंने अपने संविधान में एक प्रावधान रखा कि 5 साल के बाद चुनाव होना है। उस प्रावधान का मतलब क्या था कि जो परफॉर्म करेगा उसको अगला मौका भी मिलेगा।
और जो परफॉर्म नहीं करेगा जनता उसको अगली बार नकार देगी, क्योंकि जो मेन ताकत है वो जनता के पास है। लोग आपको मौका क्यों दें? अगर आज मैं 34-35 साल की उम्र में अपना सब कुछ, मैं आपको सच बताऊंगा, ना मैं अपना प्रोफेशन देख रहा हूँ, ना मैं अपना परिवार देख रहा हूँ, ना मैं अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ अपनी जनता के लिए बाहर निकला हुआ हूँ। मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि 78 साल में आपने हर एक को मौका दिया, कोई डिजर्विंग था, कोई नॉन डिजर्विंग था, आपने हर एक को मौका दिया है। एक बार अपने इस बेटे को भी मौका देके देखें। मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि आपका विधायक आपकी आवाज़ होती है, आपका विधायक आपकी सोच है कि किस बंदे पर भरोसा करके आप उसको असेंबली में भेजते हैं कि वो आपके जो मुद्दे हैं उनको असेंबली में जाके हाईलाइट करेगा। आपसे पहले मैं इस इलाके का रहने वाला हूं जनाब। आपसे पहले वाले उम्मीदवार ने भी यही कहा होगा लोगों से, यही बातें की होंगी कि मैं आवाज़ हूँ, मैं आपके बीच हूँ, मैं जब असेंबली में जाऊँगा आपकी बात करूँगा, जब आपकी परेशानी होगी, और उसके बाद तो फ़ोन तक उठाना बंद कर देते हैं लोगों का। लोग, मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, यहाँ की पैदाइश हूँ, यहाँ का वोटर हूँ, यहाँ के दुख दर्द, यहाँ के छोटे छोटे मसले, मेरे किसानों के, मेरी माताओं के, मेरे बेरोजगार युवाओं के, मेरे दुकानदारों के, इनके बीच का नहीं होगा कि इलेक्शन जीतते ही बाहर एक क्वार्टर ले लेंगे, मकान बाहर सिटी में ले लेंगे, उसके बाद जो मिलने के लिए आएगा एक घर के अंदर कुत्ता होगा, गेट के बाहर कोई अंदर नहीं आ पाएगा, परमिशन चाहिए, अपॉइंटमेंट ली है विधायक जी से मिलने की कि नहीं ली, ऐसे सवाल होंगे लोगों के आगे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो सोचो ना, आज 34 साल का हूँ, 5 साल बाद जनता में कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। मैं ये सोच रखता हूँ कि कम से कम मेरी जनता, अगर ऊपर वाला मुझे जिंदगी दे तो मेरे जिंदा रहने तक मेरी जनता को ये लगे कि यार ये बंदा बाकियों से अलग निकला। आज तक जिसको भी मेरी जनता ने वोट डाला वो विश्वास के नाम पे था। जब भी आप किसी चेहरे को चुनते हैं पहली बार तो विश्वास के नाम पर ही चुनते हैं। अगर वो चेहरा परफॉर्म करता है तो उसको दूसरा मौका भी जनता देती है, अगर वो चेहरा परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरी बार जनता उसको बाहर का रास्ता दिखाती है। लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस प्यार को लफ्ज़ों से बयान कर पाऊँ। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा, उससे बढ़ चढ़कर, उससे 10 गुना 50 गुना ज़्यादा जनता का प्यार मिला। उनका जोश देखने लायक है, उनका प्यार देखने लायक है। शायद मैं इस काबिल नहीं कि इस प्यार को मैं शब्दों से बयां कर पाऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे किसी बुज़ुर्ग को, मेरी किसी माता बहन को, मेरी किसी नौजवान साथी को कभी इस चीज़ का गिला शिकवा ना हो कि यार हमारा भाई था, हमारा बच्चा था, हमारा भतीजा था, हमारा भांजा था, हम उसके पास गए, उसने हमें वक्त नहीं दिया। मैं वादा करता हूँ आपकी जनता, अपनी जनता से कि यही पैदा हुए, एक दिन यही मिट्टी में मिट्टी होऊंगा। ना रामगढ़ कभी छोड़ा है, ना रामगढ़ कभी छोड़ के जाऊंगा। सिर्फ एक दरख्वास्त हाथ जोड़ के आपसे करूंगा कि जितना हो सकता है मेरा साथ दे, जितना हो सकता है मेरी आवाज़ बने, जितना हो सकता है मेरी बाजू बन के मेरे साथ निकलें। मैं इस चीज़ का जज्बा रखता हूँ, मैं आपका एहसानमंद भी रहूँगा और मैं ये दावा करता हूँ कि मैं इस इलाके की बेहतर नुमाइंदगी असेंबली में करके दिखाऊंगा। चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, इस बार का वोट विश्वास पे, अगली बार का वोट अगर मैं काम करके दिखाऊंगा तो तब देना, नहीं तो मुझे भी लात मार के बाहर निकालना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती समय दिया, क्योंकि बहुत इलेक्शन का बिजी शेड्यूल है आपका, आपको काम करना है इसमें। ये अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं रामगढ़ से साहिल भारती। जो बातें इन्होंने कही हैं ये रिकॉर्ड हैं और ये इतिहास में रहेंगी। अगर आप इन्हें जिताते हैं, ये आपके हाथ में है, क्योंकि वोट आपने डालना है। किसे जिताना है, किसे नहीं जिताना, ये जनता फैसला करती है, क्योंकि जनता के साथ पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ है, जनता इस सब चीज़ को समझ रही है, सोच रही है, और अब जनता क्या करती है उसका फैसला क्या है ये तो जनता करेगी। लेकिन साहिल भारती जो हैं, अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं रामगढ़ से, इन्होंने जो वादे किए हैं, क्या आपको लगता है कि ये वादों पर, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और ये वादे पूरे कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और आप सबके बीच में ये सवाल छोड़ करके जा रहे हैं। साहिल आपके बीच में घूम रहे हैं, पूछिए ये सवाल, जो आपकी उम्मीदें हैं पूछिए उनसे, वो क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।